हमारे चैनल में खुश आमदीद। चलें शुरू करते हैं आज की कहानी। इस हवेली में आए मुझे काफी वक्त गुजर गया था, पर आज भी मुझे वैसी ही आवाजें आती थी। आज तो हद ही हो गई थी, क्योंकि वो आवाज काफी देर तक आ रही थी। मुझे काफी डर लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बला इस हवेली में रहती हो और मुझे इसका इल्म ना हो। पर मुझे काफी तजस्सुस होता था कि अगर ये बात सच है तो मुझसे छुपाया क्यों जा रहा है। आखिर मैं भी इस हवेली की एक फर्द हूँ, पर मैं अगर अपने हक के लिए आवाज़ उठाती तो मेरी आवाज़ दबा दी जाती थी। मैं इस दिन को कोसती थी जिस दिन मेरी शादी इस हवेली में हुई थी। मेरा ताल्लुक एक ऐसी बस्ती से था जो कि पहाड़ के दरमियान आबाद थी। इधर इक्का दुक्का आबादी थी। लोग न जाने क्यों इस इलाके में आबाद नहीं होना चाहते थे। जब भी बात होती तो लोग यही कहते थे कि इस इलाके में रहना अपनी जान को खतरे में करने के मुतरादिफ है। पर मेरा, जिसका बचपन इस बस्ती में गुजरा था, इस बात पर शौक हो जाती थी। मुझे वो बस्ती काफ़ी पसंद थी। हाँ, ये बात ठीक थी कि इस बस्ती में बहुत कुछ अजीब था, जैसे कि वहाँ के लोग कोई काम नहीं करते थे, वो खुद को बदलने की कोशिश नहीं करते थे। और मैं एक ऐसी लड़की थी जो खुद को बदलना चाहती थी। पर ऐसा नहीं था कि मैं खुद को बदलने के लिए अपनी बस्ती छोड़ दूँ, बल्कि इस बस्ती में रहकर मैं कुछ करना चाहती थी। मैं जब भी कुछ करने का सोचती थी तो अम्मी यही कहती थी कि बेटा, तुम जो मर्जी कर लो, लेकिन एक काम मत करना। मैं हैरान होकर बोली कि अम्मी, कैसा काम ना करूं? जब वो कहती कि मैं इस बस्ती में कभी भी कच्चा गोश्त मत लाऊं। अम्मी की ये बात सुनकर मुझे काफ़ी तजस्सुस होता था कि आखिर वो ऐसा क्यों चाहती हैं कि मैं कच्चा गोश्त मत लाऊं। अम्मी से मैं काफ़ी बहस करने लग जाती थी। अम्मी कहती कि अगर गोश्त ले आई तो इस बस्ती के जंगली जानवर इस गोश्त की बू से हमारे घर आ जाएंगे। मुझे अम्मी की ये बात दुरुस्त लगी थी, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि बात कुछ और होगी। मैंने इस बस्ती में एक स्टॉल लगा लिया था और अब मुख्तलिफ चीज़ें बेचने लगी थी। आसपास की बस्तियों से भी लोग आकर मेरे खानों की काफ़ी तारीफ करते थे। हमारी बस्ती मशहूर होती जा रही थी। आसपास की बस्तियों को काफ़ी मसला होने लगा था कि इस बस्ती का तो नाम ही कभी नहीं उठता था और अब ये बस्ती इतनी मशहूर हो गई है। लेकिन सब मेरी काफ़ी तारीफ करते थे। मुझे मशवरा दिया जाता था कि मैं अपना एक होटल खोलूँ। ये बात मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी। पर अम्मी को जैसे ही मैंने एक प्लान बताया तो वो कहने लगी कि खबरदार, जो तुमने कच्चा गोश्त खरीदा वो तो साफ मुकर गई थी कि होटल ही नहीं बनाना। मैं भी तंग आ चुकी थी। हमारी बस्ती के साथ एक और बस्ती थी जिधर एक हवेली थी। वो हवेली काफ़ी पुरानी थी, जबकि इस हवेली की औरत बहुत ही नेक दिल मानी जाती थी। वो लोगों के साथ काफ़ी शफकत करती थी। हर कोई इसकी तारीफ करता था। अम्मी इस औरत के सख्त खिलाफ थी। मुझे कभी कभार अम्मी पर गुस्सा आ जाता था कि वो ज़माने के खिलाफ चलती हैं, पर मुझे वो औरत काफ़ी अच्छी लगती थी। अम्मी ने मुझे बाजार भेजा तो वो औरत भी वहाँ आई हुई थी। मुझे कहने लगी कि सामान कुछ ज़्यादा है तो मैं घर पहुँचने में मदद कर दूँ। मैंने इसकी बात मान ली और इसके साथ चल दी थी। जैसे ही मैंने उसकी हवेली देखी तो शौक हो गई थी। लोग ठीक ही कहते थे कि ये हवेली काफ़ी खौफनाक है। औरत कहने लगी कि हवेली अंदर से इतनी ही अच्छी है जितनी बाहर से खौफनाक है। शायद वो जान गई थी कि मैं क्या सोच रही हूँ। मैंने औरत को सामान दिया और वापस चली गई। मुझे घर जाने में देर हो गई थी। घर पहुंची तो अम्मी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। मैंने उन्हें काफ़ी आवाज़ लगाई, पर न जाने कहाँ अम्मी चली गई थी। शाम भी हो गई थी। कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि अचानक ही घर की बेल बजी और अम्मी घर दाखिल हुई। उनका सांस काफ़ी फूला हुआ था और कहने लगी कि आज वो बहुत मुश्किल से बची हैं। मुझे काफ़ी शौक लगा था कि वो ऐसी बात क्यों कर रही हैं। जब अम्मी ने फ़ौरन बात संभाली कि किसी ने कच्चा गोश्त फेंक दिया था और जंगली जानवर ने हमला कर दिया, इसलिए बस्ती में कोहराम मच गया था। मुझे काफ़ी तजस्सुस हुआ कि अम्मी मुझसे क्या छुपा रही हैं। अम्मी को अब मैं तंग करती थी कि अगर वो मुझे अकेला छोड़कर चली गई और ये बातें भी अपने साथ ले गई जो वो मुझसे छुपाती हैं, फिर मुझे ये राज कैसे पता चलेगा। पर अम्मी मुझे एक बात कहती थी कि जो भी हो जाए मुझे इस औरत से बचकर रहना है। वो औरत नहीं है, वो कुछ और चीज़ है। मैं काफ़ी हैरान होती थी कि अभी तो मैंने इस औरत की मदद की थी, वो तो काफ़ी अच्छी थी। मैंने अम्मी को ये बात बताने से मना कर दिया, वरना अम्मी ने मुझ पर गुस्सा होना था कि मैंने इस औरत की मदद क्यों की। इसी वजह से मैं खामोश रही। अम्मी को सांस की बीमारी थी और वो सांस काफ़ी मुश्किल से खींचती थी। पहाड़ी इलाके की वजह से ऑक्सीजन की कमी थी। अम्मी का सांस का मसला काफ़ी पेचीदा हो गया था, लेकिन वो मुझे यही कहती थी कि वो ठीक हैं। मुझे काफ़ी परेशानी होती थी कि अगर अम्मी मुझे छोड़कर चली गई तो मेरा इस दुनिया में क्या होगा। अम्मी ने मुझे हिदायत दी थी कि अगर मैं अकेली रह गई तो मैं अपने खाने का स्टॉल जारी रखूँगी, लेकिन इस बस्ती में कभी भी होटल नहीं खोलूँगी। मैंने इनकी बात मान ली थी। एक रात मैंने एक हलवा बनाया जो कि काफ़ी मज़े का बना था। अम्मी ने भी शौक सिखाया था। काफ़ी हलवा बच गया जो मैंने सोचा कि इस बस्ती के लोगों में बांट देना चाहिए। मैं यही सोचकर रात के संधेरे में बाहर निकल पड़ी
और हलवा बांटने लगी थी। लोगों ने बहुत मज़े से हलवा खाया था, लेकिन इस हलवे में अभी भी बरकत थी कि वो बचा हुआ था। मैं अब उसका क्या करती, क्योंकि ज़ाया भी नहीं कर सकती थी। मुझे इस औरत का ख्याल आया था और मैंने सोच लिया था कि हलवा उससे देती हूँ। यही सोचकर मैं वो हलवा दूसरी बस्ती देने चली गई। अंधेरा काफ़ी गहरा था और हवेली इस अंधेरे में और भी खौफनाक मालूम हो रही थी, पर मैंने हिम्मत पैदा की और एक कदम उठाया। अचानक ही अजीब सी आवाज़ आने लगी थी, जैसे कोई बला हो और इस हवेली में घूम रही हो। लेकिन कुछ देर बाद आवाज़ ख़त्म हो गई और मैंने अगला कदम बढ़ाया, लेकिन दोबारा से वही आवाज़ मेरी समाज से टकराई। मुझे डर लगने लगा था। मेरे हाथ में जो प्लेट थी वो भी हिलने लगी थी, क्योंकि खौफ से मेरे हाथ कांप रहे थे। मेरा दिल क्या था कि मैं वापस भाग जाऊं, पर अभी मैं वापस जाने ही लगी थी जब अचानक से किसी ने मेरे कंधे पर अपना हाथ रखा। मेरी जुबान से चीख निकली थी, लेकिन पीछे देखा तो एक मर्द खड़ा था। बेटा क्या हुआ, उसने मुझसे काफ़ी अच्छे तरीके से पूछा था, तो मेरा डर भी कुछ कम हुआ था। अंकल, मैं यहाँ वो आंटी को ये हलवा देने आई थी। मैंने काफ़ी मासूमियत से कहा। अच्छा, तो तुम नीलोफर हो? अंकल ने मेरा नाम लिया। मैं जान गई थी कि इस औरत ने अंकल को मेरे बारे में बताया हुआ है। अंकल मुझे कहने लगे कि आज उनके बेटे की सालगिरह पार्टी है, इसलिए मैं भी उन्हें ज्वाइन करूं। वो मुझे अंदर ले गए थे। मैं अंदर पहुंची तो काफ़ी अच्छा माहौल बना हुआ था और खूब हल्ला गुल्ला था। इस रौनक को देखकर मैं कुछ पल के लिए भूल गई थी कि ये हवेली का हिस्सा है। मुझे बचपन से शौक था कि मैं भी ऐसी पार्टी पर जाती, लेकिन वो शौक कभी पूरा ना हो सका था, पर आज हो ही गया था। अंकल ने अपने बेटे से मेरा तारुफ करवाया। उनका बेटा काफ़ी बड़ी उम्र का था। मुझे पूरी पार्टी में वो औरत कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। मुझे काफ़ी बुरा लगा कि बेटे की पार्टी में माँ ही नहीं। मैंने अंकल से पूछा कि आंटी कहाँ हैं। जब अंकल ने बताया कि इनके तो सर में दर्द है, इसीलिए आराम कर रही हैं, मैंने काफ़ी अफसोस किया। अंकल ने हलवे की बहुत तारीफ़ की थी। मैं वापस जाना चाहती थी, लेकिन मेरा दिल क्या कि आंटी की खैरियत मालूम कर लूँ। जब भी मैं ऊपर की तरफ जाने लगी थी जिधर आंटी का कमरा था, मैं जैसे ही वहाँ पहुँची तो एक तरफ से काफ़ी गंदी बदबू आ रही थी। मेरा रुकना मुहाल हो चुका था, लेकिन ये बदबू थी किस चीज़ की, यही सोचकर मैं इस तरफ चलने लगी। जब वहाँ देखकर मेरा सांस खुश्क हो गया था। इतना ज़्यादा गोश्त, वो भी कच्चा। मुझे उल्टी आने लगी थी। मुझे अम्मी की बात याद आई कि कच्चा गोश्त कभी भी नहीं लेना, वरना जंगली जानवर आ जाएगा। लेकिन इधर तो सारा गोश्त ही इस हवेली में था। मैं काफ़ी शौक हो गई थी। मुझे डर लग रहा था। पहले इस हवेली से आवाज़ें आती थी और ये कच्चा गोश्त। मेरे जहन से इस औरत का ख्याल निकल गया और मैं फ़ौरन ही वापस जाने लगी थी। मैंने घर जाकर सुख का सांस लिया था और सोच लिया था आज के बाद इस हवेली कदम नहीं रखूंगी। पर मुझे क्या पता था कि मेरे साथ इतना बुरा होने वाला है। मैं जैसे ही घर गई तो मेरा सर फटने लगा था। अम्मी को भी काफ़ी फिक्र हो रही थी कि आखिर मुझे हुआ क्या है। मैंने अम्मी को कुछ ना बताया। कुछ देर बाद ही वो दर्द ठीक हो गया था, लेकिन वो दर्द अब मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। मैं जब भी हवेली का सोचती तो मेरा सर चकराने लगता था। बस्ती में एक मेला लगा था। अम्मी ने मुझे इस मेले पर जाने की इजाज़त दे दी। मैं भी चली गई थी। अचानक ही मुझे इस मेले में वो औरत नजर आई। मेरे जहन में फिर से कच्चा गोश्त आने लगा था। औरत ने काफ़ी मीठी आवाज़ से मेरे हलवे की तारीफ़ की थी और माजरत भी की थी कि वो मुझसे उस रात मिल न सकी। मैंने उससे पूछा कि उसके सर का दर्द कैसा है, जब वो कहने लगी कि अपने सर का उसने खुद ही इलाज किया है। ये सोचकर मुझे काफ़ी हैरत हुई थी कि ऐसा भी हो सकता है। मैंने उससे कह दिया कि वो मेरे सर दर्द का भी इलाज कर दे। उसने मुझे एक तावीज़ दिया और मैं वो तावीज़ लेकर घर आ गई और अम्मी से छुपकर पीने लगी। जैसे जैसे मैं वो तावीज़ पानी में घोलकर पिया तो मेरा सर पहले जैसा हो गया था और मैं बिल्कुल फ्रेश हो गई थी। लेकिन मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरा दिल इस हवेली की तरफ खींचता चला जा रहा है। मेरा दिल करता था मैं हवेली चली जाऊं। एक दिन मैंने हवेली जाने का फैसला किया और हवेली चली गई। इस औरत ने मुझे देखकर किसी हैरत का इजहार नहीं किया था, बल्कि वो तो कहने लगी कि वो मेरा ही इंतज़ार कर रही थी। वो मुझे कहने लगी कि मैं उससे अच्छी लगती हूँ। मुझ जैसी मासूम लड़की उससे कभी भी नहीं मिली, इसलिए वो चाहती है कि वो मुझे अपने बेटे के साथ ब्याह दे और बहू बना ले। मैंने ये सुना तो न जाने क्यों मेरा भी दिल किया था कि जैसा वो चाह रही हैं वैसा ही हो जाए। मैंने फ़ौरन ही उससे हाँ कर दी थी। वो औरत भी खुश हो गई थी। उसने मुझे एक हीरे की अंगूठी दी जो कि मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी। अब मेरी उसके बेटे के साथ मंगनी हो चुकी थी, जिसका अम्मी को भी पता नहीं था। मैंने अम्मी को भी बताना मुनासिब नहीं समझा। मैंने वो अंगूठी अपने हाथ में पहनी थी जो कि अब उतरने का नाम नहीं ले रही थी। वो उंगली में फंस चुकी थी। मुझे डर था कि अगर अम्मी ने ये रिंग देख ली तो वो मुझसे तरह तरह के सवाल करेंगे और मुझे मजबूरन सच बताना पड़ेगा। मैंने लाख कोशिश की, लेकिन ऐसा ना हो सका। मैंने आखिरकार अपनी उंगली पर पट्टी लगा ली, जैसे मेरी वो उंगली जख्मी हो गई हो। अम्मी को यह देखकर काफ़ी धचका लगा था कि अचानक से मेरी उंगली जख्मी कैसे हो गई।
मैंने उन्हें कुछ ना बताया और सोचने लगी कि कब तक ये सच छुपेगा। पर एक दिन ही ये सच सामने आ ही गया। जब अम्मी ने मेरा हाथ पकड़ा और वो हीरे की अंगूठी देखी, अम्मी तो शौक ही हो गई थी कि ये रिंग किसने दी है, वो भी बाएं हाथ में। अब मुझसे पूछने लगी। मैंने भी तंग आकर ये कह दिया कि एक लड़के ने दी है, पर अम्मी इस बात को सच मानने से इनकार कर रही थी कि कोई और ही माजरा है। बिलाखिर मुझे सच बताना ही पड़ा था। अम्मी को तो झटका लगा था कि मैं इस औरत से मिलती रहती थी। यूँ तो मुझसे काफ़ी नाराज़ हो गई थी कि मैंने उनकी बात न मानी और इस औरत से मिलती रही। अम्मी को काफ़ी गुस्सा आने लगा था। कहने लगी कि वो औरत नहीं, एक बला है। मैं अम्मी का गुस्सा जान गई थी। वो मुझसे कहने लगी कि आज से तुम्हारा घर से निकलना बंद, अब तुम घर से नहीं निकलोगी। ये बात सुनकर मेरे सर में दर्द होने लगा था। मैंने अम्मी से कह दिया कि मुझे अगर शादी करनी है तो इस औरत के बेटे से करनी है। अम्मी हैरान हो गई थी। मैंने कभी भी इस तरीके से अम्मी से बात नहीं की थी, लेकिन इस बार मुझे पता नहीं क्या हुआ कि ऐसे बात करते हुए मुझे ज़रा भी शर्म नहीं आई थी। मैंने अब खाना पीना सब कुछ बंद कर दिया था। अब मैं अम्मी से बात भी नहीं करती थी। मेरी इस नाराज़गी की वजह से अम्मी ने हार मान ली और मेरी बात मान ली। मेरी शादी की तारीख रख दी गई, पर अम्मी ने एक शर्त रखी थी कि अगर मुझे ज़रा भी मुश्किल पेश आई तो मैं उनके पास वापस नहीं आऊँगी। मैंने उनकी बात मान ली थी कि मैं कभी भी दोबारा वापस नहीं आऊँगी। मेरी शादी हो गई थी। रुखसती के बाद मैं पहली मर्तबा एक बहू की हैसियत से इस घर में कदम रखने लगी थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं होश में आई हूँ, और पहले जो कुछ हो गया था इस वक्त मैं होश में ना थी। मैं हवेली को हैरत से देखने लगी, पर सास ने मुझे हौसला दिया और मुझे अंदर लेकर जाने लगी। हाशिर भी हमारी शादी से खुश था। सास तो कुछ ज़्यादा ही खुश थी। मुझे रूम में ले जाया गया। हाशिर ने पहली रात मेरी काफ़ी तारीफ़ की और मुझसे कहने लगा कि उसके अम्मी अब्बू अब मेरे सास ससुर हैं, जिनकी मैंने उतनी ही इज्जत करनी है जिस तरह वो करता है, और मैं उनकी हर बात को मानूंगी। मैंने हाँ में सर हिलाया था। मुझे हैरत का झटका तब लगा था जब उसने मुंह दिखाई में मुझे हीरे का सेट दिया था। वो काफ़ी महंगा लग रहा था। मैंने अपने पास रख लिया। अगले दिन दावत थी, जिसकी वजह से ससुर काफ़ी सामान लाए थे, पर हैरत तब हुई जब मैंने एक शॉपर में कच्चा गोश्त देखा। वो गोश्त किसी जानवर का लग रहा था, मगर वो किस जानवर का था पहचानने में मुश्किल हुई। ससुर ने सास को देखा तो वो आसपास नहीं थी। वो गोश्त का शॉपर सास के हवाले करना चाहते थे। इतने में सास आ गई तो ससुर ने वो शॉपर सास को दे दिया। सास वो शॉपर ऊपर वाले रूम में लेकर जाने लगी थी। मुझे काफ़ी हैरानी हुई कि कच्चे गोश्त का खाना बनाना है तो इसे किचन में ही रखना चाहिए था। मैंने सास से पूछा, जब वो कहने लगी कि गोश्त अलमारी में रख दिया है, जब ज़रूरत होगी तो वहाँ से निकाल लेंगे। सास बार बार इस रूम की जानिब देख रही थी। मुझे काफ़ी हैरानी हुई, क्योंकि सास जब भी वहाँ देखती तो उसकी आंखें खुल जाती थीं और उसकी ज़ुबान बाहर आने लगती थी। मुझे काफ़ी अजीब लगा कि सास को क्या हो गया है, पर मैंने अपने काम पर ध्यान दिया। आधी रात को मैं अपने रूम में थी जब मुझे प्यास लगने लगी। हाशिर भी शहर गया हुआ था। मैं अपने रूम से बाहर निकली और किचन की जानिब जाने लगी। बाहर काफ़ी अंधेरा था और हवा की वजह से खौफनाक आवाज़ें भी आ रही थी। इस वजह से मुझे काफ़ी डर लग रहा था। मैं उस रूम के पास से गुजरी। जब किसी के दहाड़ने की आवाज़ आई तो मेरा सांस खुश्क हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी जानवर की आवाज़ हो। मैंने रूम के दरवाजे के साथ कान लगाया तो ऐसे लगा जैसे कोई जानवर कुछ खाने में मसरूफ़ हो। मुझे काफ़ी खौफ आया। अचानक से याद आया कि सास ने इसी रूम की अलमारी में गोश्त रखा था। मैं सोचने लगी कि क्या पता कोई बिल्ली इस रूम में गलती से आ गई हो और अब गोश्त खा रही हो। यही सोच के मैंने दरवाज़ा खोला, पर दरवाज़ा न खुला। अंदर से लॉक जो था। मैं काफ़ी हैरान हुई। शायद सास ने लॉक कर दिया होगा और बिल्ली पहले से अंदर मौजूद होगी। यही सोचकर मैं पानी पीने चली गई और वापस रूम में जाने लगी। पर जैसे ही मैं दोबारा से इस रूम से गुजरने लगी तो मुझे काफ़ी शौक लगा था, क्योंकि इस रूम का दरवाज़ा तो खुला था। मैं काफ़ी डर गई थी। मैं भागकर रूम में चली गई। मुझे खौफ से नींद भी नहीं आ रही थी। हाशिर भी नहीं था। मैंने रूम की खिड़की भी बंद कर दी थी। मुझे शक होने लगा था जैसे इस हवेली में कोई और भी मौजूद है और सास ससुर और हाशिर मुझसे ये सच छुपा रहे हों। मैं डर से रोने लगी थी। अम्मी की याद भी आने लगी थी कि वो कहती थी कि मैं गलत कर रही हूँ, और अब ये भी याद आने लगा था कि अम्मी ने कहा था कि मैं वापस उनके पास भी नहीं जाऊँगी। मैं तो सही मायनों में फंस चुकी थी। यही सोचते सोचते मेरी आंख लग गई। अगले दिन उठी तो सास को सारी बात बताई। सास ने इन सब बातों को मेरा वहम करार दे दिया और कहने लगी कि ऐसा कुछ नहीं है, ये मेरा वहम है, या फिर साथ वाले जंगल से बिल्ली आ जाती है, इसी का काम होगा। मैंने सास से इस कच्चे गोश्त की बात की तो वो कहने लगी कि कच्चा गोश्त तो उन्होंने बस्ती वालों को बांट दिया था, क्योंकि वो गोश्त काफ़ी ज़्यादा था। उनकी इस बात पर मुझे अजीब तो लगा, लेकिन आगे से कोई सवाल न किया और चुप कर गई। इस दिन के बाद से ही मेरी हालत ख़राब होने लगी थी। मुझे ऐसा कुछ देखने को मिलता कि मैं शौक हो जाती थी। मैंने एक बात नोट की थी कि सास कुछ वक्त से काफ़ी मोटी हो गई थी। जब उससे ये बात की तो कहने लगी कि उसे खुराक बहुत अच्छी मिलती है। इस बात को सुनकर मुझे काफ़ी शौक लगा था कि खुराक तो सबकी वही है जो सास की है, फिर हम सब क्यों नहीं मोटे हुए।
तो सास कहने लगी कि सबकी अपनी जिस्सामत होती है। मैं भी वही गोश्त खाती थी, लेकिन मैं बिल्कुल ही वैसी थी। सास का कहना था कि वो आधा गोश्त बनाती थी और आधा बस्ती वालों को बांट देती थी। ऐसा ही चलता रहा, जब एक दिन सास की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई और इस कच्चे गोश्त को मुझे संभालना पड़ा। ससुर ने मुझे अलमारी में रखने का कहा। मैं पहली मर्तबा ही इस गोश्त को रख रही थी। मैंने ध्यान से गोश्त को अलमारी में रख दिया। वो अलमारी काफ़ी अजीब थी और इसमें जगह जगह खाने बने हुए थे। रूम में ऐसी अलमारी कोई कहीं भी नहीं थी। मैं वापस आ गई थी, पर मुझे फिक्र होने लगी कि सास तो अपने रूम में सो रही हैं, अगर बिल्ली आ गई तो गोश्त सारा खा जाएगी, इसलिए ध्यान रखना पड़ेगा। ये सोचकर रात होते ही मैं इस रूम में जाने लगी। वही खौफनाक आवाज़ें दोबारा से आने लगी और मुझे काफ़ी डर लगने लगा था। जान पर बन गई थी कि ये आवाज़ बिल्ली की है। यही सोचकर अंदर बढ़ने लगी और अलमारी खोलने लगी कि आज तो बिल्ली को भिगा कर रहूँगी। लेकिन जैसे ही मैंने वो अलमारी खोली और बिल्ली को भगाना चाहा, वहाँ अलमारी मौजूद ही नहीं थी, बल्कि एक बड़ी सी खाली जगह थी और अंदर से गंदी बदबू आ रही थी। मुझे हैरानी हुई और मेरे पाँव कांपने लगे। अंदर से अजीब सी आवाज़ें आ रही थी, लेकिन काफ़ी अंधेरा था। मैंने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन कर ली थी और कांपते हाथों के साथ अंदर बढ़ने लगी। जैसे ही अंदर गई तो वो कच्चा गोश्त ज़मीन पर पड़ा था और कोई इस पर झुका हुआ जानवरों की तरह इस पर मगन था। लेकिन ये क्या, वो जानवर तो बिल्कुल भी नहीं था, वो तो कोई इंसान था, जीता जागता इंसान। कच्चा गोश्त कैसे खा सकता था? मुझे वहशत होने लगी थी। मोबाइल की रोशनी देखकर वो इंसान रुक चुका था और उसे महसूस हो गया था कि इसके पीछे कोई खड़ा है। मैंने फौरन ही वहाँ से भागना चाहा, पर मेरा पाँव फिसला और धड़म से मैं फर्श पर जा गिरी। वो इंसान मेरी जानिब अपना रुख मोड़ने लगा। इसका चेहरा देखते साथ ही मेरे तो होश ही उड़ गए थे, क्योंकि वो इंसान कोई औरत नहीं, बल्कि वो तो मेरी अपनी सास थी। इसका चेहरा गोश्त खाने से बिल्कुल गंदा और सुर्ख था। मुझे अजीब नज़रों से घूर रही थी और आंखें फाड़कर देखने लगी थी, जैसे वो एक औरत नहीं बल्कि एक बला हो। बला का सोच कर ही अम्मी की याद आई। वो बातें मेरे जहन में घूमने लगी। ये औरत नहीं, एक बला है। अम्मी भी तो यही कहती थी। इस वक्त मुझे वो सास बला ही लग रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे आज वो मुझे भी खा जाएगी, पर वो ऐसे क्यों थी? मुझे इस चीज़ की वजह मालूम नहीं थी। इसने गोश्त का टुकड़ा अपने चेहरे से हटाया और मेरी जानिब बढ़ने लगी, जैसे वो आज मुझे नहीं छोड़ेगी। मैंने उठना चाहा, पर पाँव में मोच आ गई थी, इसी वजह से उठ न सकी। लेकिन मैं खुद को सास का नवाला नहीं बना सकती थी, इसलिए हिम्मत की और बाहर की जानिब मैंने दौड़ लगा दी थी। दर्द से मेरी चीखें पूरी हवेली में गूंजने लगी थी, पर कोई भी सुनने वाला नहीं था। सास अपने खूनख्वार हुलिये में मेरे पीछे पड़ी थी। मैंने भागने की काफ़ी कोशिश की और आखिरकार एक सोफे के पीछे छुप गई। मेरा सांस काफ़ी तेज़ हो गया था, जिसकी आवाज़ अब हवेली में गूंज रही थी। सास कभी भी मेरी सांस की आवाज़ सुनकर आ सकती थी। मैंने एक हाथ को मुंह पर रखकर सांस रोक लिया और आंखें बंद कर दी थी। दिल ही दिल में आयतल कुर्सी का विर्द करने लगी थी, जब सास की चीखें मुझे सुनाई दी और मैं जान गई थी कि कोई बला सास के अंदर थी। मैंने ज़ोर ज़ोर से आयतल कुर्सी का विर्द करना शुरू कर दिया। सांस चलाने लगी थी और उसी फर्श पर लेट गई थी। कुछ देर बाद ही एक बिल्ली हवेली से बाहर निकली और सास बेहोश हो गई थी। मैंने सास को उठाना चाहा, पर वो ना उठी। कुछ देर बाद होश में आई तो कहने लगी कि उसके साथ क्या हुआ था। अपना अजीब सा चेहरा देखकर सास काफ़ी परेशान हो गई थी और रोने लगी थी। मैंने उनसे पूछा कि वो कब से इस चीज़ का सामना कर रही हैं। जब वो बताने लगी कि इस बस्ती के बुजुर्ग की बददुआ ने उसकी सारी ज़िंदगी तबाह कर दी थी। सास ने बुजुर्ग को कोई तवीज़ दिया था, जिसकी वजह से बुजुर्ग पर उल्टा असर हुआ था और वो सास को बददुआ देने लगे। इसके बाद से ही ये सब होने लगा था। मुझे याद आया था कि सास ने मुझे भी तावीज़ दिए थे, पर मैं चुप रही। इस सब के बाद से सास का दिल करता था कि वो कच्चा गोश्त खाए, और वो जब भी खाती थी तो वो होश खो बैठती थी और उसके साथ ये सब कुछ होता था। सास रोने लगी थी और बताने लगी थी कि सब बस्ती वाले सास को एक बुरी औरत समझते हैं और किसी को मालूम नहीं कि उसके साथ क्या होता है। मुझे सास से हमदर्दी हुई थी। मैंने सास को समझाया कि अल्लाह के कलाम में काफ़ी ताकत है। अगर वो इबादत में लग जाएं और इस चीज़ को अपनी आदत बना लें तो इन पर किसी भी चीज़ का असर नहीं हो सकता। ससुर भी हाशिर के साथ शहर गए हुए थे। मैंने ससुर को मना कर दिया था कि सास जितना भी कह लें, पर वो अब कभी भी घर में कच्चा गोश्त नहीं लाएंगे, क्योंकि इस तरह सास की हालत ख़राब हो जाएगी। वक्त बदलता रहा था और अल्लाह के कलाम से हवेली की हालत काफ़ी अच्छी होती गई। वो हवेली जो पहले काफ़ी सुनसान और खौफजदा लगती थी, अब इस हवेली में काफ़ी सुकून था और दिल करता था कि हवेली घूमते रहें। लोग सास की इज्जत करना शुरू हो गए थे, जबकि अम्मी को भी सास अच्छी लगने लगी थी। अम्मी ने सास से माफ़ी मांगी थी कि वो इसे गलत समझती थी। लोगों की नज़र में सास की इज्जत इतनी बढ़ गई थी कि अब कोई भी काम होता था तो सब सास के पास जाते थे और इनसे दुआएं करवाते थे। सास इस सब में मुझे ही दुआएं देती थी, लेकिन वो चाहती थी कि इस बुजुर्ग से दोबारा मिले जिसने बद्दुआ दी थी, ताकि उससे माफ़ी मांगी जा सके।
मैं सास को इस बुजुर्ग के पास लेकर गई तो बुजुर्ग ने सास को माफ़ कर दिया था, लेकिन वो काफ़ी बीमार था और सास से कहने लगा कि उसकी सेहतयाबी के लिए दुआ करे। बुजुर्ग सास की दुआ से सेहतयाब हो गया था। मुझे काफ़ी सुकून मिलता था। मेरी वो सास जो किसी ज़माने में मुझे काफ़ी अजीब लगती थी और सख्त लगती थी, अब मुझे बहुत अच्छी लगने लगी थी। अम्मी घर में अकेली होती थी, अब उन्हें भी सास ने अपने पास बुला लिया था। हम सब मिलकर रहने लगे थे। मेरे मुश्किल दिन ख़त्म हो चुके थे। अब मेरी यही कोशिश होती थी कि आगे की ज़िंदगी भी आसानियों से भरपूर हो जाए। हाशिर का कहना था कि अब हवेली को छोड़कर शहर जाकर रहना चाहिए। पहले तो सुसन ने मानने से इनकार कर दिया, पर सास ने भी हाशिर की बात को अहमियत दी। इस वजह से हवेली को बेचकर शहर में अच्छी सी कोठी खरीद ली थी और अब हम शहर में रहने लगे थे। 2 साल बाद ही मेरी औलाद हो गई थी। शहर में आकर हाशिर ने अपनी जॉब करना शुरू कर दी थी और साथ ही एक कारोबार शुरू करने का सोचा था। मैंने अपने बेटे को अच्छे स्कूल में दाखिल करवाने का सोचा था। मेरा बेटा सब घर वालों की रौनक था और अम्मी और सास इसका बढ़ चढ़कर ख्याल रखती थी। अब वो बड़ा हो गया था और स्कूल जाने लगा था। मैंने सोच लिया था कि अपने बेटे को शुरू से ही दीन की तालीम देना शुरू कर दूंगी ताकि आगे जाकर उसे आदत हो जाए और वो दुनिया के साथ साथ दीन की तालीम पर भी तवज्जो दे। हाशिर को काफ़ी शौक था कि उनका बेटा हिफ्ज़ करे। जब ही हम दोनों ने अपने बेटे को हिफ्ज़ करवाने का फ़ैसला किया, वो भी काफ़ी ज़हीन था और अब वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ हिफ्ज़ भी करता था। इस तरह हमारी ज़िंदगी काफ़ी पुरसुकून गुजरने लगी। नाज़रीन, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।